5,000 एज अ बैलेंस, इसका मतलब ये है कि सेल 10,000 प्लस 5,000 15,000 जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट चाह रहा है कि उसके पास हो जाए। सेल्स डिपार्टमेंट वांटेड टू मेंटेन द, सेल्स बोल रहा है कि भाई, सेल्स बोल रहा है कि मेरे को 10,000 का सेल चाहिए, 10,000 I am expecting to sell and I have to maintain the closing stock of 5,000. It means I need 15,000. अब इस बात को वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोला ओके यू नीड 15,000, देन ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चेक विद स्टोर, स्टोर ने बोला भाई मेरे पास 7,000 ऑलरेडी स्टोर पे है, यानी ही विल नॉट प्रोक्योर 7,000, ही विल जस्ट प्रोक्योर 8,000। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन का फ्लो हो रहा है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अगर कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो इधर ये स्टॉक हमारे पास ओवर स्टॉक हो जाएगा, बिकॉज इफ आई एम नॉट कम्युनिकेटिंग हाउ मच स्टॉक वी हैव, तो परचेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट विल नेवर कम टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली द स्टॉक वी हैव एंड हाउ मच वी हैव टू प्रोक्योर। बिकॉज अगर ज़्यादा वो परचेज करेंगे या ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें क्या होगा, कंपनी का करंट एसेट यूटिलाइज हो जाएगा, ज़्यादा रिसोर्सेज लग जाएगा और कंपनी विल लूज द अपॉर्चुनिटी। क्योंकि देखिए कैश जो अगर इन्वेंट्री में होना चाहिए, बट अगर इन्वेंट्री में अगर ज़्यादा पैसे अगर आपने लगा लिए हैं तो हो सकता है कि आपका कोई दूसरा प्रॉब्लम हो जाएगा, लाइक यू विल नॉट, आपके साथ पैसे के प्रॉब्लम होंगे, मतलब लाइक आपके पास यू विल लूज सर्टेन अपॉर्चुनिटीज। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ें हैं। तो बजटिंग वर्क्स एज अ कम्युनिकेशन टूल्स। दूसरा कोऑर्डिनेशन क्या हो गया, ये इसके साथ कम्युनिकेट करके कोऑर्डिनेट करके ये प्रोडक्शन ये परचेज 8,000 लाएगा, 8,000 जब लाएगा तो फिर इन्वेंट्री पे जाके खड़ा हो जाएगा, देन ये जब इसको देगा तो इसमें क्या हो जाएगा, कम्युनिकेट करेगा, हाँ भाई 8,000 का मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, इन्वेंट्री वाले तुम रिसीव कर लेना, वेरीफाई कर लेना कि सब कुछ सही है कि नहीं है, और बाद में इन्वेंट्री वाला बता देगा हाँ भाई 15,000 है। अब जैसे जैसे सेल्स को चाहिए होगा वो इन्वेंट्री स्टोर से निकल के सेल्स को चला जाएगा। तो इट्स अ फुल कंप्लीट साइकिल रन होता है। लेकिन कोई भी बजट का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा सेल्स होता है, कोई भी बजट का स्टार्टिंग पॉइंट सेल्स होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट्स प्रमोटिंग कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन अमॉन्ग द ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। दूसरा होता है कि ये आपकी परफॉर्मेंस चेक करती है, मेजरिंग द परफॉर्मेंस। अब मान लो कि एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, मान लो कि एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को दिया गया कि आप जो है फिक्स एसेट परचेज करो, ठीक है, तो उसको क्या दिया गया, उसको एक 10,000 का लिमिट दिया गया कि यू हैव टू परचेज द फिक्स कॉस्ट फिक्स एसेट FA फॉर 10,000। अब इस पे उसका KPI यही है कि उसको 10,000 पे वो आइटम खरीद के लाना है विद द लेवल, जो उसको क्वालिटी चाहिए सेम क्वालिटी उसको खरीद के लाना है, दैट इज हिज KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑफ दैट डिपार्टमेंट। अगर वो बंदा 9,800 पे ला रहा है, इसका मतलब है कि वो 200 सेव कर दे रहा है बजट में, तो इसका मतलब है कि ही इज डूइंग द राइट जॉब, और हम ये कह सकते हैं कि ही इज एडिंग सम वैल्यू टू द बिजनेस। बट वही बंदा अगर वो सामान जो 10,000 का बजट का था लेकिन वो अब 12,000 पे जाके वो फिक्स एसेट खरीद के लाता है, सो आई विल से दैट ओके ही यूज 2,000 एक्स्ट्रा। तो अब अगर उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन है कि भाई आपने बजट जो है वो 10 मैन के कैपेसिटी का बोला था, मैंने 12 मैन की कैपेसिटी का ला दिया, तो मे बी दिस जस्टिफिकेशन कैन बी एंटरटेन। अगर नहीं, अगर ये जस्टिफिकेशन नहीं है और वो अगर ये जस्टिफिकेशन नहीं है और वो अगर क्या कर रहा है कि 10 ही आदमी के कैपेसिटी वाला, 10 ही कंजम्पशन वाली कैपेसिटी का सामान ला ले रहा है, मतलब देयर इज नो जस्टिफिकेशन, तब आप उसको बोलिएगा कि भाई साहब तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने आपको 10,000 के बजट में आपको सामान लाने दिया था, बट यू आर नॉट परफॉर्मिंग इन द राइट डायरेक्शंस, आप काम सही से नहीं कर रहे हो, और या तो फिर आपके पास निगोशिएशन स्किल नहीं है, या तो आप मार्केट से रिसर्च नहीं कर रहे हो, या तो मार्केट से आप प्रॉपर कोटेशन को लेके इवैल्यूएट नहीं कर रहे हो। सो बजट आपको एक क्या देता है, एक बंदे की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस का आपको फ्रेमवर्क देता है, ताकि आप उसको ऑन द बेसिस यानी क्वांटिटेटिवली, यानी पैसे के फॉर्म में अभी जो भी बात हो रहा है सब क्वांटिटेटिव फॉर्म में बात हो रहा है, क्वालिटेटिव फॉर्म में बात नहीं हो रही है। बजट मेनली फोकस करता है क्वांटिटेटिव फॉर्म पे, ठीक है। तो अब हम वहां से पता कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोऑर्डिनेशन क्लियर हो गए, कम्युनिकेशन क्लियर हो गए, परफॉर्मेंस के समझ में आ गया। फिर
टू द मैनेजर एम्प्लॉय टू द अचीव द कंपनीज प्लान। अब चूंकि उनके सामने एक बजट बना रहेगा कि हाँ जी भाई आज जो है 12 क्वेश्चन करना है हमको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, यानी कि वेरिएंस एनालिसिस का 12 क्वेश्चन बनना है, तो ये 12 हमारा एक बजट है। तो ये हमको मोटिवेट करता रहेगा, चलो यार 12 ही करना है, और आदमी 12 क्वेश्चन कर लेगा तो 0-0 हो जाएगा, यानी वो क्या होगा, ये मोटिवेटेड रहेगा। अगर ये 12-10 दिया रहेगा तो आदमी मोटिवेटेड रहेगा, अगर ये 100 दिया रहेगा तो वो वीकेंड का इंतजार करेगा और ही विल नॉट बी मोटिवेटेड। तो इसलिए बजट आदमी को मोटिवेट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज की जो है उसका इफिशिएंट अलोकेशंस बताता है, यानी कहाँ पे कितनी रिसोर्सेज की जरूरत है, ये अलोकेशन भी हमको बजट बताता है, ठीक है। इट्स हेल्प अस। तो इफिशिएंट अलोकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को भी हमको बजट बताता है। तो आगे में हमने अगर 4 पॉइंट भी अगर याद कर लिया, तो मेरे लिए याद कर लिया या समझ लिया व्हाटएवर, तो आप एक पॉइंट तो ये लिख सकते हो कि ये कोऑर्डिनेशंस, दूसरा पॉइंट कम्युनिकेशंस, तीसरा पॉइंट परफॉर्मेंस, चौथा पॉइंट आप ये लिख सकते हो ऑफ एफिशिएंट अलोकेशन, पांचवा पॉइंट में आप मोटिवेशंस। तो ऐसे करके आप छोटी छोटी चीजें लिख सकते हो। एंड अभी हमको रोशन भाई ने बताया था कि कंट्रोलिंग का काम में बजट बहुत काम करता है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी प्रोग्रेस चेक करते रहते हो, क्यों, अगर आपके पास बजट दिया हुआ है कि हाँ भाई आपको 100 यूनिट बनाना है, और आपका यूनिट आपने 1 वीक का यानी 7 डेज का टारगेट लिया हुआ था, तो आप चेक करोगे डे 1 पे कितना बना, तो आपने देख लिया 20 बना हुआ। फिर डे 2 पे आपने जाके चेक कर लिया, हाँ जी भाई डे 2 पे क्या बना, फिर आपने चेक किया हाँ जी भाई 20 बना हुआ है। इसका मतलब यू आर ऑल्सो चेकिंग द प्रोग्रेस ऑफ योर प्रोडक्शन। तो आपको बजट क्या प्रोवाइड करवाता है, आप चूंकि आपको टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि 1 वीक में आपको ये कर रहा है और आप डे टू डे अपनी प्रोग्रेस को चेक कर रहा है, तो बजट आपको क्या करने देता है, आपको अपनी प्रोग्रेस को समझने का मौका देता है, और साथ में आपको देखता है कि हाउ यू आर अचीविंग द गोल्स, कैसे आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो। तो ऑल टुगेदर ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है, बट ये एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको एक बार थोड़ा बताएं कि समझने में कोई दिक्कत है क्या। इसको समझने में कोई दिक्कत है भाई? रोशन भाई इसको समझने में कोई दिक्कत है? नहीं भाई क्लियर है। ठीक है मैं तो यहाँ तक में हम अभी तक में हम लोग सिर्फ इसके बारे में पढ़ा है कि ये कैसे कैसे हम लोग को काम करता है। अब एक छोटा सा सवाल बताइए कि कंटिन्यूअस बजट या रोलिंग बजट के बारे में आपने सुना होगा। इसका मतलब ये है कि आप जो अपने बजट को मान लो कि स्प्लिट कर देते हो, जैन, फेब, मार्च, ठीक है। आपने 10,000 10,000 10,000 का बजट रखा था क्वांटिटी प्रोडक्शन। आपने जनवरी में अपना प्रोडक्शन और आपने पूरा 30,000 का वो रखा हुआ है, तीनों मंथ का क्यूमुलेटिव रखा हुआ है। अब आपने क्या किया, जनवरी के जब आपके प्रोडक्शन कंप्लीट हुए तो एक्चुअल प्रोडक्शन आपका जनवरी पे हो गया 12,000। तो आपने क्या करना था, अब आपका जो रिवाइज्ड अमाउंट होगा वो क्या होगा, 12 ऑलरेडी आपने अचीव कर लिया, तो 12 + 10 यानी कि 22, 10, 32,000 का आप बताएंगे। तो दिस 30,000 इज नोन एज योर रोलिंग बजट। ये 30,000 क्या होता है, रोलिंग बजट, यानी कि ये वाला माइनस हो गया और ये वाला ऐड हो गया। फिर सेकंड पे आपने मान लो कि फरवरी पे आपका प्रोडक्शन जो है, एक्चुअल प्रोडक्शन फरवरी पे 8,000 का है। तो अब ये क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे कि हाँ जी भाई 32 + 8 ऐड कर देंगे, -10 कर देंगे, यानी कि अगेन फिर ये कितने पे आ जाएगा, 32 और 8 40, 40 में से 10 गया तो 30,000 का हमारा फिर रिवाइज्ड हो गया। अब इस तरह से करके जो हम क्या करते हैं, तो रोलिंग बजट में क्या होता है कि पीछे वाले पीरियड पे जो बजट आप एक्चुअली अचीव कर चुके हो उसको आप हटा देते हो और उसके जगह पे आप एक्चुअल अमाउंट ऐड कर देते हो। तो इसमें क्या होता है, इज अ कंटिन्यूअसली बीइंग अपडेटेड एंड ऑलवेज कवर्स द सेम अमाउंट ऑफ द टाइम इन द फ्यूचर्स। तो ये 3 महीने वाली चीजें होती है और ये कंटिन्यूअसली अपडेट होती रहती है। तो दैट व्हाट वी कॉल द रोलिंग बजट और कंटिन्यूअस बजट, ठीक है।
तो ये हम एग्जाम पे ये छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है आपको कि आप डिफाइन कर सकते हो कंटिन्यूअस बजट या रोलिंग बजट। तो रोलिंग बजट में आप क्या करोगे कि रोलिंग बजट में ये कंटिन्यूअसली अपडेट होता है, पुराना वाला बजट अमाउंट माइनस हो जाता है और नया वाला एक्चुअल उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, और ये हमेशा जैसे हम लोग का स्कूल है तो हम लोग 12 महीने पे कोई भी बजट को अलोकेट करते हैं। तो जनवरी अगर खत्म हुआ तो जनवरी का एक्चुअल प्लस 11 महीने का बजट, फरवरी खत्म हुआ तो 2 महीने का एक्चुअल प्लस 10 महीने का बजट। तो इस तरह से हम लोग एक फोरकास्ट देते रहते हैं, दैट व्हाट वी कॉल इज रोलिंग बजट या अपडेटेड बजट या कंटिन्यूअस बजट, जो आप उसको नाम दे दो। ठीक है जी, बोलिए ना। हाँ हाँ, तो 10,000 का तो 1000 में नहीं डिवाइड होगा। 8,000, हाँ 12,000, हाँ 12,000, हाँ 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 ठीक है। देखिए उसके लिए आपको या तो बजटरी स्लैक इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, आपको या, हाँ तो देखिए दो ऑप्शन है, या तो आप अपना, या तो अपना जो 12 है उसमें और 1,000 आप ऐड कराओ, बोलो कि भाई मेरा एक्चुअल खर्चा ज्यादा हो गया, तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट मंथ का बजट आपका कंज्यूम्ड नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जनवरी पे आपका 1000 एक्चुअल अलाउड बजट था बट आपने 2000 खर्च किया। तो देयर इज अ टू वे टू ट्रीट इट। पहला, या तो फरवरी का बजट आप कंज्यूम कर लो। तो इसको रोलिंग करने के लिए यही है ना कि आप जनवरी का एक्चुअल हटाइएगा और आपका जो लास्ट बजट अमाउंट है वो 13,000 दिखाएगा। जनवरी you will minus 1000, you will add 2000, and when it comes to the 13,000 आप स्टार मार्क्स लिख के दीजिएगा कि भाई ये 1000 as of now there is no, we are assuming that we are using the monthly budget। और अगर नहीं तो फिर आप लिखिएगा नीचे स्टार मार्क्स करके कि we have used for 2 months budget, तो 2 months का बजट हटाइएगा और this actual you have to add it। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस ऑफ द बिजनेसेस। तो हम लोग के बिजनेस पे अगर ये टाइप की सिचुएशन आती है तो वी ऑलवेज गो फॉर द सप्लीमेंट्री बजट, ताकि क्या होगा ना कि नेक्स्ट मंथ की बजट आपकी खराब नहीं होगी। व्हेन यू विल गेट द रिपोर्ट यू विल गेट एज अ वन लाइन, okay, in January you had allotted 1000 and you will get one line extra as a supplementary budget was added to 1000, so that total budget is also increased by 1000। तो आपकी 1313 मैच रहेगी। बट अभी जैसे हम लोग के दो सिस्टम पे है, एक सिस्टम पे तो ये है कि हम सप्लीमेंट्री बजट डाल के अगर कुछ मेरा एक्सेस होता है तो हम सप्लीमेंट्री डाल देते हैं, और दूसरा तरीका ये होता है कि जितना बजट हम करंट में डालते हैं, अभी जैसे मान लो कि अभी आपने बोला ना कि जनवरी में, तो हम लोग क्या करते हैं, दो सिस्टम हमारे पास काम होता है। एक तो ये 12,000 का बजट है जैन टू दिसंबर का, जैन पे हमारा 1000 का एक्सपेंस हमने बजट बनाया हुआ, पर अनफॉर्चुनेटली ये एक्सपेंस हो गया 2000। तो देयर इज अ टू वे ऑफ डूइंग इट, या तो हम एक सप्लीमेंट्री बजट बनाएं, तो सप्लीमेंट्री में क्या होगा, फिर 1000 आई विल एड इट 1000। तो मेरा अब जब सप्लीमेंट्री ऐड कर देंगे तो हमारा रिवाइज बजट हो जाएगा 2000 एंड इट विल ऑल्सो ऐड हियर, तो रिवाइज बजट इज 13,000। ठीक है, दैट व्हाट वी आल्सो कॉल द बजटरी स्लैक, उसको बजटरी स्लैक भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, अच्छा तो एक ये तरीका होता है कि आप सप्लीमेंट्री डालो। दूसरा एक तरीका ये होता है कि आप एक काम करते हो, आप एक एडजस्टमेंट एंट्री डालते हो। एडजस्टमेंट एंट्री में क्या करते हो कि यहाँ पे प्लस लिखते हो जैन में और माइनस लिखते हो फैब में, यानी फैब की रिवाइज बजट आपकी अगर देखी जाएगी तो 0 हो जाएगी और जैन की रिवाइज बजट 2000 हो जाएगी। सो हेयर द टोटल बजट विल नॉट गेट चेंज, total will be same
12,000. So this all is a part of continuous updation, यानी जिसको आप बोल सकते हो रोलिंग बजट का पार्ट है. So it's totally depend upon your practices. आपकी अब अगर बजट ही बनाने में गलती हो गई, यानी they took some local फर्नीचर बट जाके आइकिया खरीद लिया, ठीक है, मैनेजमेंट हैड डिसाइडेड नहीं लोकल नहीं लेंगे, वी विल गो फॉर द आइकिया. तो इफ द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड गो फॉर द आइडिया फॉर आइकिया, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, भाई वो तो बजट बढ़ ही जाएगा. तो इन दैट केस कंपनी कैन आस्क द ओके इंट्रोड्यूस सम बजटरी स्लैक्स और सप्लीमेंट्स. ठीक है, चलो अपने पास जो है मेथड्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली एग्जाम अपने सीएमए लेवल पे सिर्फ 2 टाइप के पढ़ने हैं. ठीक है, तो बोलता है पार्टिसिपेटिंग बजट, दूसरा ऑथोरेटिव्स. पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है कि हर बंदे को मौका मिलना चाहिए, एंड दैट द अदर नेम इज कॉल्ड बॉटम अप. यानी का मतलब कि पहले क्या लीडर्स बनाएगा, जो डिपार्टमेंट हेड है पहले वो बनाएगा. फर्स्ट इट विल मेड बाय डिपार्टमेंट हेड, फिर डिपार्टमेंट हेड सब जब डिपार्टमेंट हेड ए बी सी बना लिया, देन ये सब जाके किसी एक कॉमन जगह पे खड़ा हो जाएगा. हो सकता है कि ऑपरेशन मैनेजर इसको इवैल्यूएट करेगा, एंड देन ही विल से दैट ओके सारे के बजट सही है, प्रॉपर है, एंड देन ही विल कम्युनिकेट टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट विल अप्रूव. सो दिस इज इफ ऑल द डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्व, if all department is involved in development of the budget, तो उस टाइप के बजट को हम बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग, या उसको हम बॉटम अप बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इट इज गोइंग फ्रॉम डाउन टू अप, इट इज गोइंग फ्रॉम डाउन टू अप. द प्रोसेस इज लाइक दिस, द प्रोसेस इज लाइक दिस, इट विल गो फ्रॉम डाउन टू अप. यानी ए बी सी तीनों अपने लेवल पे बैठ के एनालिसिस करेगा, एंड दे विल सिट टुगेदर विद द ऑपरेशन मैनेजर और हूएवर विद द लाइक जो भी वहां तो हेड होगा, रिप्रेजेंट करता रहेगा. वो क्या करेगा, तीनों को देखेगा, तीनों की अपनी रीजनिंग सुनेगा, और फिर उसको लगेगा हाँ भाई सब चीजें सही जा रही हैं, देन वो ही विल अब उसको कंसोलिडेट करके आगे मैनेजमेंट को कन्वे करेगा, मैनेजमेंट विल अप्रूव. सो इसमें क्या हुआ, एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व्ड. तो इसका सबसे बड़ा अच्छा मतलब इसका बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि ये अचीवेबल होगा क्योंकि सबने अपनी SWOT एनालिसिस करी होगी, सबने अपनी बेसिक चीजें जितनी अपने रिसोर्सेस की एनालिसिस करी होगी, सबको पता होगा कि हम कितना प्रोड्यूस कर पाएंगे. ठीक है, तो उसके हिसाब से वो क्या करेगा. तो ये क्या होगा, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बट द सबसे गुड एडवांटेज ऑफ दिस व्हाट कि ये अचीवेबल होता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के हेड को पता होता है कि हमारा डिपार्टमेंट क्या प्रोड्यूस कर सकता है, कितना इफिशिएंट है, और उसके आउटपुट क्या होंगे. द सेकेंड लेवल पे होता है ऑथोरेटिव बजट. अब यहाँ पे क्या होता है, ये होता है टॉप डाउन. यानी सिंपल सी बात ये है कि इसमें किसी को बोलने की कोई जरूरत नहीं है. ये मैनेजमेंट ने बोल दिया भाई तुमने फर्नीचर 10,000 में खरीदना है, डोंट नो कैसे बाई करोगे. मैनेजमेंट ने बोल दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट की पूरे साल की सैलरी जो है 200K होनी चाहिए. आई डोंट नो किसकी सैलरी काटोगे, किसको हटाओगे, किसको रखोगे, इट्स अप टू यू. तो यहाँ पे क्या होता है कि इट्स हार्ड टू अचीव. अब यहाँ पे क्या होता है ना कि उन्होंने दे हैव जस्ट गिवन द ऑर्डर, अथॉरिटी के हिसाब से दे हैव जस्ट फोर्स्ड कि हाँ भाई इतना होना है, आपको फर्नीचर 10,000 में लाना है, आपको पूरा पेरोल 200 में खत्म करना है. आई डोंट नो हाउ यू विल डू. तो ये वाला जो अप्रोच होता है वो टॉप डाउन होता है, ये ऑर्डर बेस्ड होता है, ऑथोरेटिव्स होता है. यहाँ पे किसी को कोई बोलने का जरूरत नहीं होता, वो ऊपर से ऑर्डर आता है और बाकी बता दिया जाता है भाई डिपार्टमेंट ए तुमने जो है फर्नीचर 10,000 में खरीदना है, अब तुम्हारी मर्जी है कैसे लगाओगे. बी तुम्हारे डिपार्टमेंट की पूरे डिपार्टमेंट की सैलरी का बजट सिर्फ 200,000 है, अब क्या करना है, इट्स योर कॉल. तो इस पे क्या होता है, इसमें पार्टिसिपेशंस नहीं होते, इसमें कोऑर्डिनेशंस नहीं होते. इसमें क्या होता है कि आपस में जो टीम के अंदर में क्या होता है वो अनसेटिस्फैक्शंस जनरेट होने लगता है, ट्रस्ट इश्यूज आने लगते हैं. तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि ये टाइमलाइन पे काम होता है. यहाँ पे कोई डिले नहीं होता है क्योंकि सारे ऑर्डर ऊपर से आए होते हैं. ठीक है, तो इसमें कोई डिले होने के चांसेस कम होते हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एक्टिविटी
चीज ये डिसाइड किया जा रहा है कि कौन सा बजट बनाया जाए, कौन सा बजट को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और दूसरा, कंसल्टेंटिव में दोनों टाइप्स की चीजें होती हैं, इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ सीएमए, ये अपने को पता होना चाहिए। अब बात आती है कि हमारे पास एक बजट को डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, हम क्या क्या चीज को फॉलो करेंगे ताकि हम अपना एक बजट बना सकें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक बजट लाइंस को हम सेट, बजट गाइडलाइन को सेट करेंगे। बजट गाइडलाइन में हम क्या बनाएंगे, हम एक मैनुअल टाइप की चीजें बनाएंगे। बजट मैनुअल जानते हैं? बजट मैनुअल कोई आदमी बता सकता है? बजट मैनुअल है भाई? अच्छा, मैनुअल बजट और बजट मैनुअल सेम है ना? मैनुअल बजट और बजट मैनुअल आर सेम और नो? सेम ही लग रहा है मेरे को। भाई इंग्लिश पे नहीं जाने का भाई। मैनुअल का मतलब होगा कि सिस्टम के आउटसाइड बना है। बजट मैनुअल का मतलब होता है कि गाइडलाइन वाली बुक, स्कूल वाली डायरी। बाबू, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? दैट इज कम्स अंडर द बजट मैनुअल। वो बच्चे जब स्कूल जाते हैं बोलते हैं ना कि तुम कैसे कैसे रहोगे, दैट कम्स अंडर द बजट मैनुअल। अब मैनुअल बजट का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, आप बैठ के मैनुअली बजट बना रहे हो, मतलब आपके पास कोई चीजें नहीं है, बस आप बैठ के पूरा बजट बना रहे हो। दैट व्हाट यू कॉल द मैनुअल बजट। ठीक है, तो बजट मैनुअल पहले बनती है, उसमें सारी चीजें लिखी जाती हैं, डिटेल्ड में लिखी जाती हैं कि ये बजट बनाने का बेसिस क्या है। उस बजट मैनुअल लिखा रहता है कोई भी बजट बनाने का बेसिस क्या है। अगर कोई बंदा बोलता है मैंने सेल्स 10,000 फोरकास्ट किए हैं, सेल्स डिपार्टमेंट ने कहा कि आई हैव फोरकास्टेड 10,000 सेल। अब ये मैनुअल उससे पूछेगा, अच्छा ये 10,000 नंबर्स कैसे डिराइव किया, हाउ यू हैव डिराइव्ड दिस नंबर। द मोमेंट द क्वेश्चन अराइज कि ये 10,000 का नंबर्स आपने कैसे डिराइव किया, ये सवाल पूछने का और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया होता है मैनुअल में, लिखा रहेगा कि ये 10,000 डिराइव करने के लिए उसको क्या देखना पड़ेगा, उसको ट्रेंड एनालिसिस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ट्रेंड एनालिसिस, यानी कि लास्ट ईयर का सेल देखना पड़ेगा, लास्ट ईयर का सेल देखना पड़ेगा। फिर साथ में देखना पड़ेगा मार्केट में रिस्पॉन्स कैसा है। अब उसके लिए वो क्या करेगा, वो कोई अपने पास फीडबैक टाइप की फॉर्म होगा, मतलब फीडबैक होगा, या फिर मार्केट से जो उसने ये जाके जो ऑर्डर फॉर्म होगा, समझ रहे ना रोशन भाई? तो जैसे एक बंदे ने 10,000 का सेल बोला कि 10,000 का सेल हमको कंसीडर करना है, तो हम कैसे उसको ऊपर रिलाई करेंगे? हम उस, तो दैट व्हाट वी कॉल द ट्रेंड एनालिसिस। तो यानी यानी मार्केट का फीडबैक जिसको बोल सकते हैं। और तीसरा क्या होता है, ऑर्डर फॉर्म या सेल्स ऑर्डर जो उनको मिलता है ना, यानी बिना कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के, प्रॉपर रीजनिंग पे ही कैन नॉट से दैट कि मेरा सेल 10,000 है। तो यानी ये 10,000 बोलने के लिए उसको क्या देना पड़ेगा, रीजनिंग, एंड दैट रीजनिंग कम्स फ्रॉम बजट मैनुअल। कहां से आता है? बजट मैनुअल से आता है।
तो बजट मैनुअल में सारी बातें लिखी होती है कि कोई भी आदमी जो एक बजट बनाएगा वो उसके पीछे रीजनिंग देगा। अब मेरे पास अगर मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट का हमने बोल दिया कि भाई पेरोल 2000 होगा, 200,000 होगा, तो क्या लगता है बजट मैनुअल इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्या रीजनिंग मांगेगा? हाउ? सबसे पहले पूछेगा कि एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड देयर सैलरी, फिर पूछेगा एक्सपेक्टेड ग्रोथ, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट। फिर उसके बाद बोलेगा कि जो एग्जिट हो रहा है उसका कॉस्ट, एग्जिट का कॉस्ट। फिर साथ में वो बोलेगा कि इसके बाद सबका वो क्या लेगा, अगर तुमने किसी को इंक्रीमेंट दिया है तो उसके लिए उसका क्या लेगा, उसका एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज इवैल्यूएशन फॉर्म लेगा। यानी आप सिंपली किसी को इंक्रीमेंट नहीं दे सकते ना, तो ये सारी बातें आप उस मैनुअल में लिखेंगे कि भाई अगर किसी डिपार्टमेंट ने बोला कि 2000 मेरी सैलरी है तो यू शुड नॉट एक्सेप्ट कि कैसे, यू हैव टू आस्क कितना बंदा है, सैलरी क्या है, आपके यहाँ एग्जिट कितना होगा, जो आपका एग्जिट का कॉस्ट होगा उसको भी कंसीडर करो, जो बंदा एंट्री होगा नई एंट्री उसका भी कॉस्ट करो। तीसरा, अगर ईयर में किसी को इंक्रीमेंट देना है वो भी बताओ। अगर किसी के लिए अगर बोनस का आपने कोई तरीका निकाल के रखा होगा कि अगर ही इज सेलिंग 50,000 से ज्यादा अगर यूनिट सेल करेगा देन आई विल गिव सर्टेन बोनस, तो उसके लिए 3-4 बंदा जो भी आपको इस पे है उसकी पहले सेल्स एनालिसिस चेक करो। यानी यू कैन नॉट सिंपली से दैट कि मेरे को 200 का बजट चाहिए, यू हैव टू गिव द रीजनिंग। द मोमेंट द रीजनिंग इज बीइंग आस्क्ड, इसका मतलब है कि कोई एक बजट मैनुअल बना हुआ है, उस मैनुअल से आप उससे पूछ रहे हो, क्वेश्चन आंसर रेडी है, आप उससे पूछो भाई ये कितना है, ये कितना है, ये क्या है, ये क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट मैनुअल। तो इसका मतलब है कि जब कोई भी बजट आप बनाते हो तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक गाइडलाइन सेट्स होनी चाहिए, और सारी सेट क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। कोई भी डिपार्टमेंट वाला ये आके नहीं बोल दे आई डोंट नो हाउ टू डू दिस, जो कि हमेशा होता है, नसीर भाई से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। बजट गाइडलाइंस आर सेट एंड कम्युनिकेटेड। इनिशियल बजट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अब बात आती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में कोई हमको बता सकता है क्या क्या आता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, कैन समबडी टेल मी? कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू रेवेन्यू सेंटर सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। ठीक है, यानी हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने लेवल्स पे अपना अपना बजट बना के देगा विद रीजनिंग, विद प्रॉपर गाइडलाइन। फिर उसके बाद तीनों काम होगा, निगोशिएशन होगा, रिव्यू होगा, अप्रूवल्स होगा। तो पहले निगोशिएशन ये होगा कि हमने बोला हाँ भाई मेरा जो है 20 बंदा एम्प्लॉयमेंट में है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो हमसे जो ऊपर का बंदा बोलेगा भाई 20 की काम की जरूरत, तो बता दो कि 20 की जरूरत क्यों है, व्हाई नॉट 18, व्हाई नॉट 25। तो ये निगोशिएशन चलेगा। फिर उसके बाद हम दोनों आदमी 22 पे आके एग्री होंगे, फिर वो 22 के हिसाब से रिव्यू करेगा एंड देन फाइनली आफ्टर वंस ही कन्विंस्ड ही विल अप्रूव। साथ में फिर अगर रिवीजन्स के हो सकते हैं, जैसे अभी हमारे रोशन भाई ने बोला कि हमारा 1000 का एक महीने का बजट था बट एक्चुअली आई स्पेंड 2000, सो इन दैट केस we have to do depends upon the circumstances, वो nature of expenses decide करेगा कि whether we have to do the supplement budget, like we have to do the revision or not। फिर reporting on variances, जो कि अगर कोई बजट अगर चेंज हो रहा है, मान लो कि हमने एक चीज का कॉस्ट बजट बनाया था, मटेरियल का कॉस्ट बजट हमने बना लिया था कि 2000 है, बट अब वो 2000 नहीं हुआ, दैट वाज मैं बजटेड, बट एक्चुअल में 2500 हुआ, देन वी हैव टू डू ऑल द वेरिएंसेस एनालिसिस एंड वी विल हेल्ड रिस्पांसिबल टू द कंसर्न पर्सन। यानी कि ये वेरिएंसेस क्यों हुए, हु इज द रिस्पांसिबल, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज टू बी रेज्ड। तो ये सारा बजटिंग प्रोसेस का काम है। फिर उसके बाद आपने क्या होता है, अपना वेरिएंस रिपोर्ट बना के सबको कम्युनिकेट कर देंगे, देन दे विल टेक द प्रॉपर एक्शंस टू। तो जब उसका एक्शंस लेते हैं दैट व्हाट वी कॉल द मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। वेरिएंस के ऊपर जब एक्शन लिया जाता है तो इसको क्या बोला जाता है भाई, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन।
action on variance called management by exception. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम करते हैं। उसके बाद क्या आता है, एक छोटा चीज है, अभी हमने ऑलरेडी डिफरेंस ये डिस्कस कर लिया था, बट फिर भी देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट बजटेड एंड द अमाउंट एक्चुअली एक्सपेक्ट्स, यानी इनकर्ड जो भी बोलते हैं। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ अंडर स्टेटिंग द प्लान या ओवर स्टेटिंग द प्लान ऑफ द कॉस्ट टू मेक द ओवरऑल बजट मोर अचीवेबल। यानी आपने पीछे देखा आपकी बजट अचीव नहीं हो रही है, या आपके पास बहुत ज्यादा उसमें फंड बच जा रहे हैं, अनयूटिलाइज हो रहा है, तो आपको क्या होगा, नेक्स्ट टाइम में बजट कम मिलेगा, तो आपको अपने बजट को एडजस्ट करना होता है। दैट व्हाट वी कॉल द बजटरी स्लैक हम इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एग्जाम पे ये एस्से में एकदम सामने से आता हुआ क्वेश्चन होता है। लाइक सिंपली दे कैन आस्क व्हाट डू यू मीन बाय बजटरी स्लैक। ठीक है, उसके बाद हम कोई भी जब स्टैंडर्ड सब फिक्स करते हैं तो देयर आर सर्टेन रूल्स, उसके पीछे सर्टेन लॉजिक्स होती है। वो ऐसे ही नहीं होता, वो उसका एक मेथड्स होता है। कोई भी चीज को हम ऐसे ही स्टैंडर्ड नहीं बना सकते। तो उसके लिए एक अपना एक्टिविटी एनालिसिस होगा। यानी कि एक्टिविटी एनालिसिस का मतलब होगा कि हम अगर किसी चीज का स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर 10 रुपया आप सेट कर रहे हैं, अगर किसी चीज का कॉस्ट इफ आई एम सेटिंग 10 रुपीज, तो आप हमसे पूछोगे कि 10 रुपया में है क्या, तो फिर हम आपको डिटेल एनालिसिस देंगे। भाई 10 रुपए में 5 रुपए का मटेरियल है, 3 रुपए का लेबर है और 2 रुपए का ओवरहेड है। तो ये वाली जो है, अब इसमें ओवरहेड में फिर हमसे अगर फर्दर पूछा जा सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ ओवरहेड, बिकॉज दिस टू आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सो दे कैन नॉट आस्क, बट से पूछ सकते हैं कि आप इसकी फर्दर हमको एक्टिविटी बताओ। तो हम बोलेंगे कि भाई ये रिसीविंग पे खर्चा जाता है, उसके बाद हमारा रिसीविंग के बाद क्वालिटी टेस्टिंग पे खर्चा जाता है, तीसरा हमको रीवर्क पे खर्चा जाता है, चौथा हमको डिस्ट्रीब्यूशंस पे खर्चा जाता है। तो ये जो डिटेल्ड एनालिसिस है ना, दैट व्हाट वी कॉल द एक्टिविटी एनालिसिस। जब कोई खर्चा होता है तो हम जब उनको कोई एक बजट देते हैं या स्टैंडर्ड अमाउंट कोट करते हैं, दे आस्क मी कि भाई इसकी स्प्लिट दो, ये अमाउंट कहाँ से आया, इसका ब्रेकअप दो। तो हम उनको बोला भाई मटेरियल 5 रुपए का, 3 रुपए का लेबर हेड है, बाकी का जो 2 रुपया है वो ओवरहेड का है। तो बोलेंगे अच्छा रुक जाओ, ओवरहेड तो बहुत सारा खर्चा का होगा, यानी कम्युलेटिव अमाउंट है, तो आप एक काम करो, इसकी हमको फर्दर स्प्लिट बता के दो, क्योंकि हो सकता है कि इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट में ये एक्टिविटी नहीं लगती होगी, बट तुमने उसके कॉस्ट चार्ज कर लिए हैं। तो ये सारी चीजें हमको करनी पड़ती है। फिर हम उनको डिटेल्ड बताते हैं कि भाई रिसीविंग का कुछ खर्च है, फिर क्वालिटी टेस्टिंग का खर्च है, फिर रीवर्क का खर्च है, फिर डिस्ट्रीब्यूशंस का खर्च है। व्हेन आई गिव दिस टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन देन दे विल अग्री। तो इस पे हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी एनालिसिस। फिर हम यहाँ पे पता करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी हमारी बिजनेस उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए रिक्वायर्ड है, कौन सी रिक्वायर्ड नहीं है। तो फिर हम उसको जो रिक्वायर्ड नहीं है उसको हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, रिडंडेंट करते हैं दैट एक्टिविटी। तो उसको हम लोग वैल्यू चेन एनालिसिस में भी पढ़ते हैं। कॉस्टिंग पे जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग वहां पे वैल्यू एनालिसिस बोल के एक चैप्टर है बकायदा, उसमें भी हम पढ़ते हैं ये वाले प्रोसेस को। दूसरा, हम जब उनको बताएंगे तो वो हमसे हिस्टोरिकल डेटा बोलेंगे कि भाई तुमने ये 10 रुपया कैसे बताया। तो फिर हम उनको बताएंगे कि देखिए भाई ये जो ओवरहेड है ये प्री डिटरमाइंड रेट है, यानी पीछे भी हमने 10,000 करके खर्चा किया है और हमने 5,000 यूनिट बनाते हैं। तो मेरा जो क्या है कि हिस्टोरिकल बताता है मेरे को, तो वो हम उनको बताएंगे कि भाई ऐसा है कि मैं पिछले साल पे भी मैंने क्या किया था, यहाँ पर मेरे 10,000 यूनिट बने थे, पिछले साल मेरे यहाँ पे 10,000 के खर्च हुए थे और साथ पे हमने 5,000 यूनिट बनाए थे। इसका मतलब 2 रुपए का मेरा प्री डिटरमाइंड रेट था, एंड दैट व्हाट आई एम कंसीडरिंग दिस हियर एज अ 2। तो बोलेंगे अच्छा। फिर हम टारगेट कॉस्टिंग क्या होता है कि आपने कभी लीन प्रोडक्शंस के बारे में सुना है या जेआईटी के बारे में जानते हैं? जेआईटी, हाँ, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम। हाँ, जस्ट इन टाइम में क्या होता है कि आपके पास मार्केट से ऑर्डर आता है, फर्स्ट यू गेट द ऑर्डर,
तो ऑर्डर आप जाके मार्केट से ऑर्डर पकड़ते हो, तो मान लो कि आपने एक ऑर्डर पकड़ लिया 12 रुपए का, अब आप रिवर्स करते हो, क्या करते हो, रिवर्स कैलकुलेशन करते हो, यानी आप पीछे जाते हो। जब आप ऑर्डर पकड़ते हो ना 12 रुपए का, तो अब आप पीछे कैलकुलेशन करोगे, अच्छा 12 रुपए में हमने ऑर्डर तो ले लिया, अब 2 रुपया मेरे को प्रॉफिट रखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अब आपको 10 रुपए में टोटल कॉस्ट लाना पड़ेगा। अब आप इसके पीछे निकालिएगा, अच्छा मटेरियल पे कितना आ रहा है, फिर ऑल द कैलकुलेशन व्हाट यू आर डूइंग इन द रिवर्स वे, वो हमारा टारगेट कॉस्टिंग का पार्ट होता है। फर्स्ट आपको सेल प्राइस फिक्स करना पड़ता है, बाद में आपको अपनी पीछे की सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। फिर उसके बाद जब ये सब बेसिस है कि व्हेन वी आर सेटिंग आवर स्टैंडर्ड, सो इट मे बी एनी ऑफ देयर, आपका खुद की एक्टिविटी एनालिसिस बताएगी कि इसका इतना स्टैंडर्ड कॉस्ट होना चाहिए, आपकी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन बताएगी कि इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट ये ना होना चाहिए, टारगेट कॉस्ट ये बताएगी कि हाँ भाई तुमने सेल तो कोट करके आ गए, अब तुमको रिवर्स काम करके अपनी कॉस्ट को बतानी है या निकालनी है। फिर आती है स्ट्रेटेजिक डिसीजन, ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होता है। इसमें क्या होता है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में ये क्या होता है कि आप सारे काम जो होते हैं ना वो मतलब मार्केट के अवेलेबल इंफॉर्मेशन को यूज करके बनाते हैं, ठीक है। ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होता है जिसमें हम कॉस्टिंग करते हैं। बेंच मार्किंग में आई डोंट डू एनीथिंग, आई सिंपली कॉपी फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि जो मार्केट के बेस्ट प्रैक्टिशनर्स होते हैं हम उनके कॉस्ट को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हम एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा सकते, इतना रिसोर्सेज हमारे पास नहीं होता, तो मार्केट से हम कॉपी कर लेते हैं, मार्केट के बेस्ट प्रैक्टिशनर से, बेस्ट प्रैक्टिशनर से। दैट व्हाट वी कॉल द बेंच मार्किंग। क्योंकि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि इतना डेटा को मैं कलेक्ट करूं, उसको एनालाइज करूं, वैलिडेट करूं, सो इज बेटर द वन हु हैज ऑलरेडी डन, तो मैं उनके इंफॉर्मेशन को यूज कर लूंगा। दैट कैन बी अ बेसिस फॉर सेटिंग द स्टैंडर्ड। सो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद आती है कि जब आप कोई स्टैंडर्ड सेटिंग करते होते हो तो क्या क्या चीज आपने लेनी है, व्हाट आर द 3 कंसिडरेशन, व्हाट आर द 3 थिंग्स व्हिच यू हैव टू टेक। तो क्या क्वालिटी पे काम कर रहे हो, किस क्वांटिटी पे काम कर रहे हो, और उसकी प्राइस क्या है। तो कोई भी मटेरियल स्टैंडर्ड या किसी भी चीज का स्टैंडर्ड सेट करते हो तो क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस, ये तीनों आपके लिए मटेरियल होता है। आप किसी में से किसी एक को छोड़ के आप अपना स्टैंडर्ड प्राइस सेट नहीं कर सकते हो। अब बात आता है कि मास्टर बजट क्या होता है। तो मास्टर बजट जो होता है वो अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट होता है, ठीक है, जो गोल को तो master budget is also known as the comprehensive budget, is the culminations and the goal of the budgeting process। ये पूरे प्रोसेस का जो ऑब्जेक्टिव्स है इसको कम्युनिकेट करता है। तो इट इज अ समराइज सेट ऑफ द बजट ऑफ फाइनेंशियल्स बजट स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द बजटेड बैलेंस शीट हो सकता है, इसके अंदर बजटेड इनकम स्टेटमेंट हो सकता है, एंड बजटेड स्टेटमेंट फॉर द कैश फ्लो। यानी कि सारा का सारा, जैसे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना तो उसमें हम क्या क्या चीज लेते हैं, हम बैलेंस शीट लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट लेते हैं, कैश फ्लो लेते हैं। ये सारी चीजों का हम जब बजट बनाते हैं तो दैट व्हाट वी कॉल इज only 3 colors is there, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं, हम जब ये तीनों बनाते हैं तो वो तीनों को जब हम मतलब क्यूमुलेटिव फॉर्म में जब पढ़ते हैं तो उसको हम मास्टर बजट बोलते हैं। तो मास्टर बजट में हमारा ये सारा चीज आता है, बैलेंस शीट आता है, इनकम स्टेटमेंट आता है, प्लस कैश फ्लो आता है। अब बात आती है कि बजट या बजट की साइकिल कैसे बनती है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे बजट की साइकिल कैसे बनेगी और हम काम इस पे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम मास्टर बजट बनाएंगे, फिर उसके बाद मैनेजर्स के अप्रूवल ले लेंगे, फिर हम अपने करंट एक्सपर्टाइज को एनालाइज करेंगे, फिर हम जो वेरिएशंस आएंगे उसको चेक करेंगे, फिर हम उस पर करेक्टिव एक्शंस लेंगे, फिर रिवाइज करेंगे, और फिर साथ में ये प्रोसेस हमारा चलता जाएगा, ठीक है। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ये चीज़ें हमको अग्री हो जाएंगे, जब हम इससे अग्री हो जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे हाँ भाई ये मेरी साइकिल कंप्लीट हो गई, नाउ अब हम इसको अपना बजट मान लेते हैं। तो ये बजट साइकिल एग्जाम में
थ्योरी में आ सकता है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि समझना। तो सबसे पहले हम एक मास्टर बजट या सब बजट बनाते हैं, मैनेजमेंट का अप्रूवल लेते हैं कि हाँ भाई मैनेजमेंट एग्री है कि ये बजट बनाया जाए। फिर उसके बाद हमारी जो करंट रिसोर्सेज है, पहले हम अपनी जो करंट परफॉर्मेंस है और हमारे जो एक्सपेक्टेशन है उन दोनों के बीच में गैप एनालिसिस करते हैं, और जो गैप एनालिसिस है उसको हम वेरिएशन बोलते हैं। फिर उसके बाद उसके करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। फिर अपनी जो हमने जो उस करेक्टिव एक्शंस का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो करेक्टिव प्लान्स है, उसको लेके फिर हम बजट या सब बजट को बना लेते हैं। अगर उसके बाद भी अगर लगता है कि नाउ आई शुड गो विद दिस साइकिल अगेन, तो फिर ये साइकिल को कंप्लीट करेंगे। बट ये पूरा प्रोसेस है कि एक बजट को बनने में ये सारा काम होता है। ठीक है, अच्छा ये बात बताएं कि पीछे कोई सवाल ऐसा है जिसपे आपको हमसे समझना हो? ये जो बजट साइकिल है, ये बजट साइकिल को याद रखना, ये प्रोसेस यानी वन सीक्वेंशियल स्टेप्स है, या आगे पीछे भी इसको कर सकते हैं? आप अपने बिजनेस, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं उस ऑफिस की थोड़ी साइकिल बताएं कैसे काम करते हैं। आपको बोला गया एक बजट बनाओ, एक चीजें बताओ। बजट बनाने के लिए पहले तो मैनेजमेंट से पहले वो होगा आपको, हाँ मैनेजमेंट रिक्वेस्ट आपको आएगी बोल, कि बजट बनाओ। हाँ ठीक है, मैनेजमेंट ने अग्री कर लिया, यानी पहला 2 साइकिल कंप्लीट है। उसके बाद क्या करेंगे? फिर आप एग्जीक्यूटिव्स के साथ बैठेंगे, बिजनेस प्लान उनके क्या है, फ्यूचर एक्शंस पूरे नोट डाउन करेंगे। हाँ ठीक है, वो भी फिर कर लिया, बजट मैनेजमेंट बाय इन तक में वो सारे काम हो गए। उसके बाद क्या फिर करेंगे? बजट बनाएंगे, फिर उनको बताएंगे। क्या आप अपने बजट बनाने में आप अपने रिसोर्सेस को नहीं चेक करेंगे कि हमारे अभी रिसोर्सेस क्या है, हमको कितना चाहिए? यस यस डेफिनेटली। अगर ये चीज अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो फिर आगे का काम जो है आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ना। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से सिर्फ 5,000 यूनिट बनाते हो, ठीक है, और आपके मैनेजर ने 2,000 का स्पेशल ऑर्डर ले लिया, अब वो 2,000 का आपसे कोटेशन मांग रहा है। अब आप उस चीज को जहन में रखते हुए, इस सिनेरियो को दिमाग पे रखते हुए, अब आप मेरे को बताइए साइकिल। हाँ तो बनाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर आके रिसोर्सेस चेक करने में फिर यहाँ पर वो हो जाएगा हमको प्रॉब्लम कि हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस उस चीज को अचीव करने के यानी के काबिल है नहीं है, ये तो चेक करेंगे ना। तो दैट व्हाट वी कॉल द एग्जामिन या वेरिएंस एनालिसिस, या जो बोलो आप ये करेंगे, आप वैलिडेट करेंगे कि हाँ मेरा भाई जो मेरे पास जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है वो क्या 7,000 बनाने के लिए काबिल के लिए सफिशिएंट है या नहीं है जी। तो दैट व्हाट वी कॉल द एग्जामिन वेरिएशंस। आपने अपने एक्सपेक्टेशन तो लिख लिए, हाँ मेरे भाई मैंने 5,000 मेरे बनाने थे, 5,000 की मेरे कैपेसिटी है, 2,000 एक्स्ट्रा का मेरे को चाहिए, यानी 7,000 का मेरा एक्सपेक्टेशन है। अब मेरी जो रिसोर्सेज है वो 7,000 बनाने में समर्थ नहीं है, इज नॉट कैपेबल। तो आप इन दैट केस क्या करोगे? आप 2 बंदे हायर करोगे, या फिर उनकी टाइम को बढ़ाओगे, या तो बंदे हायर करोगे, नहीं तो उनकी ऑर्डर की टाइमिंग बढ़ा दोगे। उनको बोले भाई तुम 1 वीक बोल रहे थे, 1 वीक में पॉसिबल नहीं है, मेरे को 10 दिन दो, गिव मी 3 मोर डेज जी। यानी कि एक करेक्टिव एक्शन लोगे आप जी। अब उस एक्शन के बाद अब क्या करोगे? अब फिर अब एनालाइज करोगे कि हाँ भाई मैं 7 दिन बोल तो दिया हूं, डज इट पॉसिबल, यानी प्लान को जैसे फिर आप उसके हिसाब से एक बार रिवर्क करोगे ना, रिकैलकुलेशन करोगे। अगर रिकैलकुलेशन कामयाब है तो आपके लिए वो क्या बन जाएगा? हाँ भाई ये बजट कंप्लीट हो गया, अब आई शुड स्टार्ट वर्किंग। अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? भाई मैंने 7 दिन का मांगा, 10 दिन का आपसे टाइम तो मांगा था, लेकिन हमको लग नहीं रहा कि 10 दिन में होगा, यानी कि 10 दिन वाले के ऊपर फिर अब आप चेक करोगे कि नहीं मिराज भाई 10 दिन नहीं, मेरे को 12 दिन दो। तो फिर ऑल दिस कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी रिवाइज ना जी जी। तो ये एक साइकिल की तरह काम करता है। ठीक है ठीक है ठीक है। मास्टर बजट में किसी को कोई दिक्कत है भाई? यानी पहले मैं समझ रहा था मास्टर बजट दैट मींस ए कंसोलिडेटेड बजट्स ऑफ मेनी यूनिट्स इज मास्टर बजट, लेकिन अभी पता व्हाट आई कम टू नो फ्रॉम दिस नाउ के इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ऑल दिस
तीनों मिला हाँ। के कॉम्प्रिहेंसिव बजट होता है। I thought means like so many small budgets, if they combine together become a तो comprehensive or कंबाइंड a बजट consolidated टुगेदर budget. में आपके वो हो सकते हैं ना, क्या नाम है कि वहां पे जाके ऑपरेशनल बजट का एक मेन बजट बन सकता है। जैसे सेल्स हमारा मेन बजट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमेशा। ठीक है, सेल हाँ पे आप प्रोडक्शन डिसाइड करते हो, इन्वेंटरी डिसाइड करते हो, दुनिया की चीजें डिसाइड करते रहते हो ना। तो वहां पे आपका क्या होता है, वो दैट इज नॉट योर कॉम्प्रिहेंसिव और मास्टर बजट। मास्टर बजट जो है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, और वो सारे कंपोनेंट को हमने यहाँ पे बोल दिया कि हाँ जी भाई, उस कंपोनेंट को क्या क्या बोलेंगे। एक तो बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमको इनकम स्टेटमेंट चाहिए, इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको कैश फ्लो चाहिए। तो ये सारी चीज की जो कंबाइंड स्टडी है दैट इज कॉल्ड द मास्टर बजट। अब ऊपर में जो हमने बोला कि अगर कोई बजट सेट करना हो या कोई प्राइसिंग अगर सेट करनी हो, स्टैंडर्ड प्राइस, तो आप क्या तीन चीजें कंसीडर करोगे। तो क्या लगा आपको, ये दिक्कत है इसमें क्या, कि आप कोई भी नहीं प्राइस है, सेट सही करने है। के लिए ये, आपको कोई भी प्राइस सेट करने के लिए ये तीन चीज चाहिए ही चाहिए ना। उसके यस बाद यस ये मैंने बोला था कि आप जब कोई स्टैंडर्ड कॉस्ट ये करते हो तो उसके डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है, डिफरेंट मेथड्स है। वो मेथड्स में आप क्या क्या ले सकते हो, इसमें से देखो, आप एक्टिविटी ले सकते हो। रीजन ये होता है कि आप एक्टिविटी में बहुत डिटेल एनालिसिस करते हो कोई भी चीज का प्राइस आउट करने के पहले, कि हाँ भाई ये चीजें उस प्रोडक्ट के लिए जरूरी है या नहीं है। दूसरा, आप हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन यूज करते हो तो ही आप उसका प्राइस कोट कर पाते हो। फिर आप कभी क्या होता है, ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर के केस में क्या होता है, आप पहले प्राइस कोट करते हो, बाद में आप रिवर्क करते हो। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होता है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होता है, जहाँ पे आप बाकी छोटी छोटी चीजें अपने पास होती हैं, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, उसको भी यूज करके आप प्राइस कोट कर लेते हो। और बेंच मार्किंग में आप क्या करते हो, मार्केट की जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस है आप उसको कॉपी कर लेते हो। जी। बजटरी स्लैक में क्या था, बजटरी स्लैक में ये था कि आपने, आपको जो बजट दिया हुआ और आपने जो एक्चुअल अचीव करा, दोनों के दरमियान में जो गैप था उसका एडजस्टमेंट इज कॉल्ड द बजटरी स्लैक। ठीक है ना जी। हम्म। चलो, अब उसके बाद मैंने बोला था कि बजट के प्रोसेस बताइए। तो इस प्रोसेस में आपको क्या दिक्कत कुछ है, बताए। देखिए, आपने सबसे पहले क्या करना था, आपने एक बजट मैनुअल बनाना था या गाइडलाइन बनाना था। उसके बाद क्या करना था, आपने जो बजट के जो इनिशियल प्रपोजल्स जो आपने तैयार किया, ठीक है, वो कौन तैयार करेगा, हर डिफरेंट डिपार्टमेंट का बंदा करेगा, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर चला रहा है वो बंदा कर लेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, उसको निगोशिएशन चलेगी, रिव्यू चलेगा और बाद में अप्रूवल हो जाएगा। अप्रूवल के बाद भी अगर कोई चीजें चेंजेस होती है तो दैट व्हाट वी कॉल द रिवीजन। फिर उसके बाद जब रिवीजन हो गया, अब सब काम हो गया, अब एक्चुअल और बजट दोनों आपके पास आ गया, साल खत्म हो गया, अब आप क्या करोगे, वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस के ऊपर क्या करोगे, एक्शन। एक्शन को मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है चाहे आप फेवरेबल लाओ या अनफेवरेबल लाओ, दोनों की रीजनिंग पता करो ताकि नेक्स्ट टाइम में आप उसको कंट्रोल कर सको। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि बजट को डेवलप करने के लिए जो है बेसिकली आपको दो तरीके समझने होंगे, एक पार्टिसिपेटिंग, दूसरी ऑथोरेटिक। पार्टिसिपेटिंग में हमने क्या बोला कि आपके पास क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच होता है, यानी नीचे से ऊपर जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट हेड के बाद अपॉर्चुनिटी होती है, वो अपने से बैठ के, अपने रिसोर्सेज के साथ बैठ के अपने लिए बजट बनाते हैं और साथ में क्या करते हैं, अपने से हायर अथॉरिटी को कम्युनिकेट करते हैं और वहां से उनकी अप्रूवल प्रोसेस आती है। इसमें हमने क्या बोला था कि ये सबसे बड़ा होता है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, ये अचीवेबल होता है क्योंकि हर बंदा अपनी कैपेसिटी को समझ के बजट डेवलप करता है। लेकिन सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसमें टाइम कांस्टेंट नहीं होता, हर बंदा अपने अपने लीनियंसी से चलता है, क्योंकि इसमें आप टाइम बाउंड नहीं हो पाते हैं। ठीक है, लास्ट में अथॉरिटी बजट क्या होता है, ये एकदम सिंपल सी बात है। तो ऊपर से ऑर्डर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। इसमें क्या होता है, ये टाइम कांस्टेंट होता है, बजट कांस्टेंट होता है। हाँ भाई, तुमको इतना में काम करना है, उतना दिन में काम करना है, खल्ली बल्ली। ठीक है, फिर हमने आपसे बोला था कि रोलिंग बजट या कंटिन्यूअस बजट क्या होता है। तो हमने क्या बोला था, रोलिंग या कंटिन्यूअस बजट का मतलब ये होता है कि आप अपने पूरे बजट को ओवर द पीरियड बांट देते हो। जैसे जैसे मंथ कंप्लीट होती है या जैसे जैसे आपके पीरियड कंप्लीट होते रहते हैं, उसको अपडेट करते रहते हैं एक्चुअल से, तो हम उसको रोलिंग बजट बोलते हैं। फिर हमने आपसे बोला था कि आपका एडवांटेज ऑफ बजट क्या होता है। तो एडवांटेज आपकी कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशंस में काम आता है, आपकी परफॉर्मेंस समझने में काम आती है, आपकी केपीआई को चेक करता है, आपको मोटिवेट रखता है,
अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स को इफिशिएंटली यूज कर पाते हैं, और साथ में ये आपके कंट्रोलिंग्स का भी काम करता है। और ऑन द मेन टाइम आप अपनी प्रोग्रेस को भी मॉनिटर करते रहते हैं, क्योंकि मान लो कि ये काम करने का आपको 1 वीक का टाइम दिया हुआ है, आप अपनी प्रोडक्टिविटी चेक करते रहते हैं डे 1, डे 2, डे 3 पे, तो आपको पता होता रहता है कि आपका प्रोग्रेस क्या है। ठीक है भाई। तो यहां तक में ऐसा किसी को कोई ऐसी जगह लगी जो मतलब दिक्कत हो या कोई समझने में कोई मसले हो? नहीं सर। महेश भाई वो बजटरी स्लैक में नहीं समझा हूँ। बजटरी आप कुछ स्लैक समझा नहीं दें। समझे? आपको मैंने एक कोट सिलाने के लिए 10,000 रुपये दिए, एक जी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के साथ। ठीक है। अब जब आप गए तो आपने खर्चा कितना किया? 10,100। तो यानी आप बजट को एक्सीड कर गए। जी तो अगर बजट को एक्सीड कर गए, तो अब अगर हमको आपके बजट के साथ, एक्चुअल के साथ अब बजट को अगर मैच कराना है, तो हम 100 का उसमें कोई सप्लीमेंट्री बजट डालेंगे। अच्छा ठीक है ना। तो बोला जाता है टू मेक इट अटेनेबल, और अटेनेबल दोनों साइड में हो सकता है, अंडर स्टेट भी करना सकता है और ओवर स्टेट भी करने सकते हैं। तो अभी जो सिचुएशन मैंने बोला, आप अपने बजट को ओवर स्टेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ओवर स्टेट 10,100 बना रहे हो। क्लियर? ओके तो अब आपकी जो वेरिएंस खत्म हो गई, जीरो हो गई। तो लास्ट में जो 2 ठो काम बचा था ना, वेरिएंस एनालिसिस ऑन एक्शन ऑन वेरिएंस, वो काम अब नहीं करना पड़ेगा ना। 2 काम बच गए ना। जो पर बजट तो हम बना चुके थे हाँ, उसके तो ओवर वो आप स्पेंडिंग खुद से नहीं करते हो ना, वो उसके लिए आपको मैनेजमेंट अप्रूवल देता है, ऐसा खुद से नहीं होता। आप अकेले डिसीजन मेकर नहीं होते हो। ये जो 2 ठो लाइन था ना, रिपोर्टिंग ऑन वेरिएंस, यूजिंग वेरिएंस रिपोर्ट, एक्शन ऑन वेरिएंस, ये सारी चीजें, ये 2 चीज अब आपको नहीं करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि आपने जब एक्चुअल 10,100 किया और मैनेजमेंट अग्री हो गया, इसका मतलब है कि वो 100 का स्लैक डाल दिया, 100 का उसमें सप्लीमेंट्री डाल दिया। क्लियर हो गया? जी तो अब आपको 2 काम नहीं करने पड़ेंगे। क्या? वेरिएंस एनालिसिस और एक्शन ऑन वेरिएंस नहीं करने होंगे। ठीक है। यानी ये जो ईयर एंड के आखिरी में, जो साल के आखिर में ये जो 2 एक्शन करने वाले थे, आप ये 2 एक्शन से बच जाइएगा। क्लियर? अब अच्छा आप आइए। मिराज भाई, हाँ, ये बजटरी स्लैक्स इफ वी ओवर अचीव द बजट, अगर नहीं हम नहीं, क्रॉस द लिमिट्स, दोनों अंडर पे हो अचीव भी सकता हो है। सकते हैं। हाँ हाँ, इसीलिए तो ये वर्ड आप ध्यान दीजिए ना, ये अंडर स्टेटिंग प्लांट और ओवर स्टेटिंग दोनों हो सकता है। नहीं समझ रहे? मतलब आप अपने प्लांट को ओवर स्टेट भी कर सकते हो, अंडर स्टेट भी कर सकते हो। इसका फायदा क्या होगा? आपका वेरिएंस वाला जो पार्ट है ना, वो अभी ही आप एडजस्ट कर लोगे। मतलब अब आपको फर्दर वेरिएंस एनालिसिस, एक्शन ऑन वेरिएंस नहीं करना होगा। यानी कि अगर आपको मैंने बोला कि भाई साहब एक फर्नीचर 10,000 में ले लो, द मोमेंट आई सेड के 10,000 में आप ले लो, और आपने अगर 7,000 में ले लिया, इसका मतलब है कि 3,000 का मेरे को एक्स्ट्रा बजट आ गया। एक्स्ट्रा आ गया ना। जी जी 3,000 की बजट सेविंग हो गई। चलो एक्स्ट्रा नहीं हाँ लिखते, बजट की सेविंग लिख सकते हैं। हाँ 3,000 के बजट की सेविंग हो गई। हाँ हो गई। अब इस बजट की सेविंग जब ईयर एंड पे दिखेगी, तो जो मैनेजर है या जो दूसरे एनालिटिक्स वाले जो बंदे हैं, उन्होंने फिर इसके ऊपर क्या स्टार्ट कर देना है? इसके ऊपर क्या स्टार्ट कर देना है? वेरिएंस एनालिसिस और एक्शन ऑन वेरिएंस स्टार्ट कर देना है। जी ठीक है। जो भी है गैप एनालिसिस जो आप बोल दो, ये स्टार्ट कर देना है ना। तो ये चीज से बचने के लिए आज आपने अगर 3,000 बचा लिया, अपने मैनेजर को बोला भाई मेरा बजट को थोड़ा अंडरस्टेट कर दो, ताकि ये में 3,000 का वेरिएंस नहीं दिखेगा, ताकि आप शुरू पे ही, मतलब जिस बेस पे कंपैरिजन कर रहे हो ना, यू आर एडजस्टिंग द बेस इटसेल्फ। तो जो एडजस्टिंग द बेस इटसेल्फ कॉल द बजटरी स्लैक। ओके गॉट इट।
इट इज द प्रैक्टिसिंग अंडरस्टेटिंग प्लांट रेवेन्यू और ओवर स्टेटिंग द प्लांट कॉस्ट। ठीक है, तो ये दोनों साइड पे आ सकता है। तो बेसिकली ये जो केसेस बनते हैं ये हमारा रेवेन्यू के केस में हमको रेवेन्यू घटा के करना पड़ता है और एक्सपेंस के केस में बढ़ा के करना पड़ता है। ये थोड़ा सा मोर प्रिसाइज अगर जाते हैं तो जी। हाँ, तो ये सारी चीजें हमने अभी तक एक पूरा पीछे का पूरा बेसिस पढ़ा। तो किसी को अगर कोई डाउट नहीं है देन आई विल गो अहेड। कमाल भाई, आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं भाई, सही है। बीच बीच में आप भी कुछ ऐड कर दो यार। नहीं यार, चलते रहो आप। चलते जब रहे। आप पूछेंगे तो जब पूछेंगे तो हम ऐड कर देंगे। चलिए, JIT जस्ट इन टाइम। टाइम एग्जाम में मेरे आया हुआ था, लेकिन तब इसका नाम लीन प्रोडक्शन था। यहाँ उसने वो टेक्निकल कर दिया, नहीं तो नॉर्मल थ्योरी में JIT कहा जा। हाँ, नॉर्मल थ्योरी में इसको JIT कहा जाता है। ठीक है, तो ये नाम चेंज कर करके भी कभी कभी बैठक करते रहते हैं। ठीक है, अब चले ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस गोल्स क्या हो सकते हैं। तो आपकी जो होती है दो चीजें होती है। एक तो होती है कि आप जो होते हैं बजटिंग फैसिलिटेट दी मूवमेंट टुवर्ड द गोल्स, यानी कि बजटिंग आपको आपके गोल को अचीव करने में मदद करता है। ठीक है, और साथ में बोला कि स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस प्रोवाइड्स बेसिस फॉर प्लानिंग सपोर्ट्स। अब जो आपकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस है, यानी जो आपने सोच लिया है कि हाँ भाई एक बड़ी सी कोई दुनिया बनाऊंगा, तो जो आपने स्ट्रेटेजिक या कोई बड़ा सा कोई कंपनी बनाएंगे अल्फा बीटा टाइप का, तो आपको ये जो स्ट्रेटजी आपको क्या प्रोवाइड करता है, बेसिस फॉर प्लानिंग। क्योंकि आपने जैसे सोचा एक कोई अल्फा लिमिटेड बनाना है, तो ये आपने एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, हाँ भाई मैंने बनानी है। अब आती है कि ये बेसिस से अब आप प्लानिंग करोगे, और ये प्लानिंग को एक्चुअल बनाने में फिर आपको बजट मदद करेगा, क्योंकि बजट जो क्या है वो एक प्लानिंग टूल भी है। तो आप इसके ऊपर आप प्लानिंग हो गई, हाँ भाई मेरे को अल्फा लिमिटेड बनना है। अब यहाँ से आप प्लान बनाओगे, उस प्लान को अचीव करने के लिए बजट बनाओगे। तो अब बात आती है कि स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस जो हो सकते हैं वो दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जा सकते हैं। एक तो वो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपने देखना है कि आप 3 साल के बाद कहाँ अपने आप को देखते हो, 3 साल का आपने कोई आप देखते हो कि 3 साल में मैं कहाँ जाऊंगा। ठीक है, फिर दूसरा आप देखते हो कि हम शॉर्ट टर्म में कहाँ जाएंगे। शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल का आपका सेल्स प्लान क्या है, 1 साल के अंदर आप क्या अचीव करना चाहते हो। तो शॉर्ट टर्म प्लान्स एंड बजट हो सकता है, लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड उसके साथ में बजट काम करती है। तो ये ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस गोल्स जो होता है, पहला जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो होते हैं वो आपको एक प्लानिंग के लिए सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, और बजटिंग आपके गोल को अचीव करने में आपकी मदद करती है। अब ये बात आती है कि स्ट्रैटेजिक आपकी लॉन्ग टर्म हो सकती है, शॉर्ट टर्म हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें, अब मैं इसको फर्दर जो है, एक छोटा सा थ्योरी है बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार देख सकते हैं। इसमें से सिर्फ 5 पॉइंट एनी 5 याद रखने का है, ज्यादा याद रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएमए में आपको कोई 10 लाइन का आंसर नहीं लिखना है, टू द पॉइंट 2 लाइन से 3 लाइन का आंसर लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। अगर कोई आप बजटिंग करते हो, अगर अच्छी बजटिंग चाहते हो, तो वो क्या होनी चाहिए, वो सबसे पहले आपके कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन होनी चाहिए। जो आप सोच रहे हो, जहाँ जाना चाह रहे हो, उसके साथ अलाइन होनी चाहिए। अगर आपका टारगेट है कि यू want to increase the 20% of सेल, तो अगर आपका 10,000 का सेल था, 20% इंक्रीज चाह रहे हो, यानी 12,000 के ऊपर जब आप रिवाइज्ड वर्किंग करोगे तो ये अलाइंड होनी चाहिए स्ट्रेटेजी के साथ। दूसरे के बाद क्या होता है, ये आपकी
परसीव्स एज प्लानिंग, कम्युनिकेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग टूल की तरह काम करना चाहिए। तीसरा, आपका कंट्रोल्स एंड मोटिवेटिंग टूल्स की तरह काम करना चाहिए। तो बजट, कोई भी बजटिंग जब आप बनाते हो तो उसके अंदर ये सारे फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, डिटेल्ड होने चाहिए। दूसरा, अचीव बाय इन फ्रॉम ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट, हर बंदा इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, सबसे ये होना चाहिए, साथ में ये अप्रूव होना चाहिए। और तीसरा, फ्लेक्सिबल होना चाहिए बट नॉट इजली चेंज। इसका मतलब कि हर बंदा आके उसमें अपना चेंजेस लगा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए सो दैट यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जब आपके पास वो नेचर होगी, नेचर के साथ आप एडजस्ट कर पाओगे। आपकी क्वेश्चन आपके बेसिस के साथ अगर एडजस्ट हो पाती है आपकी बजट तो सही है, बट इसलिए चेंजेबल नहीं होने चाहिए कि मतलब हर बंदा जो लोअर लेवल का बंदा है, जो एंट्री डाल रहा है, वही बजट को एडजस्ट कर रहा है, देन द बजट विल नॉट बी अ सक्सेसफुल बजट। इसमें से कोई 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, समझने हैं। अगर आप पीछे की प्लानिंग, कम्युनिकेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल वाली सारी बातें अगर याद रखेंगे, यू कैन राइट इट। एग्जाम पे इतनी सारी चीजें आपको पूछ सकता है। अब आगे हम लोग जो है, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होता है कि अगर कैसे आप डिस्क्राइब करते हो टॉप मैनेजमेंट के रोल को, हाउ डू यू बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट इन अचीविंग द बजट प्रोसेस। तो बजट प्रोसेस में क्या हो कि आपको टॉप मैनेजमेंट को क्या होना चाहिए, शुड बी इन्वॉल्व इंक्लूडिंग द यूजिंग द बजट प्रोसेस टू द कम्युनिकेटिंग गोल्स। अगर आप प्रॉपरली एंगेज नहीं हो एज अ मैनेजमेंट, तब तक आपकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि अगर आप बजट को सक्सेसफुल होते देखना चाहते हो, देन यू हैव टू बी इन द प्रोसेस। आप बाहर से खड़ा होके सिर्फ अप्रूवल प्रोसेस में रह के आप काम नहीं कंप्लीट कर सकते हो। यू कैन नॉट गेट द बजट कंप्लीटेड, और बजट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा, बजट सक्सेसफुली काम नहीं करेगा जब तक कि आप खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे। ठीक है, तो आज इतना पे हम लोग इसको रोकते हैं। अभी थोड़ी सी तौहीद भाई बताएं कि इसमें समझने में कहां तक कोई दिक्कत है क्या आपकी। तौहीद भाई, नहीं मेरा भाई ठीक है। जी जी, इट्स लाइक ओके, मैं समझ। मैं कोई फास्ट नहीं किया ना, ये चीजें सही है ना। सही। चलो गुड एकदम है। वो थोड़े स्लाइड्स अगर देखेंगे तो नहीं नहीं, वही सर, ठीक है। अब इसको जो है मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, ऑब्वियस सी बात है, स्लाइड शेयर कर दूंगा ताकि आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी भी डेवलप हो जाए। भार्गवी, आपको कोई दिक्कत है क्या चीजों में ऐसा कुछ नहीं है? सर, नहीं सर, नहीं सर, समझ में आ गया, क्लियर था। चलो चलो गुड यार। हाँ। नसीर भाई, इसको दिक्कत है नहीं ना अभी आपको समझने में, या कुछ ऐसा है जो कहीं कुछ मिस हो रहा हो या कुछ लग रहा हो? नहीं नहीं, सब ठीक है ना? तो ये स्लाइड आपने तो खत्म कर लेनी है, आज ही भेज रहा हूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है रोशन भाई, कुछ नई बात, कुछ चीजें ऐसी रही जो हम लोग को इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए? सही सवाल पूछा भाई। देखो, कैपिटल बजट इज अ पार्ट ऑफ मास्टर बजट, क्योंकि कैपिटल बजट में आप करते क्या हो, यू ओनली टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट। जहां से आप रेवेन्यू जनरेट करने का जो जरिया बनाते हो ना, द रिसोर्सेज, उस रिसोर्सेज क्रिएशन के लिए जो बजट बनाते हो ना, जैसे कोई आप प्लांट बैठा लिए, कोई एक्सपेंशन कर लिए, कोई फर्नीचर, कोई पूरा का पूरा नया इन्वेस्टमेंट ला लिए, तो दैट टाइप ऑफ डिसीजन इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ मास्टर डिसीजन। जब मैं एक चार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा, यू विल फील दैट कि वो जहां पे कैश बजट चाहिए होता है ना, उसके बाजू में वो है, और वो कैश बजट को सपोर्ट करता है। हाँ, पर उसको हम लोग पीवी पे डिस्काउंट करते हैं ना मेरे भाई। पीवी पे हम लोग डिस्काउंट करके चेक करते हैं ना कि एक्सपेक्टेड कैश कितना लगेगा ओवर द पीरियड।
ईयरली बेसिस भी बन सकते हैं, वन टाइम भी बन सकते हैं। बेसिकली इट्स ईयरली बेसिस ही होता है, क्योंकि हर बार हम अपना इनकम स्टेटमेंट बनाते ही है ना, एक बार साल में एक बार। हाँ तो ठीक है ना, तो हर साल उसका इम्पैक्ट कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो गौस भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं ना समझने में भाई साहब? नहीं नहीं मिराज भाई, चले चले इंशाल्लाह कल मिलते हैं। और आजम भाई आपका भी तो कोई मसला नहीं होना चाहिए आई बिलीव। और नहीं यशवंत महाराज भाई, मजा आया? क्या बोले?